नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान परंपरा में। आज हम अध्ययन करेंगे सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में शामिल कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जल्दी से अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लें और उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को जान लें जिन पर क्वेश्चन बनने की एग्ज़ाम में सर्वाधिक संभावना है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर की, तो वह पेपर, जैसा कि हमने अभी नाम भी आपको बताया, भारत की शिक्षा प्रणाली के इतिहास से जुड़ा हुआ पेपर है। इसमें आपको अध्ययन करना है कि प्राचीन भारत से लेकर आज के आधुनिक समय तक हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था और उसकी अच्छाइयाँ क्या-क्या थीं और उनमें कमियाँ क्या थीं, जिससे कि हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बना सकें। तो सीधे-सीधे आते हैं यूनिट फर्स्ट पर, जिसमें 3 मुख्य टॉपिक्स दिए हुए हैं, मेन टॉपिक्स हैं, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडिवल पीरियड। इनके बारे में आपको पढ़ना है और इन पर चर्चा करने से पहले हम यहाँ ये भी बता देना उचित समझते हैं कि जब भी आप पढ़ें तो इतना आप समझ लीजिए कि जो भी आपका पेपर सेट होगा, वह पेपर जो है वो हर यूनिट को ध्यान में रखते हुए सेट होता है। इस तरह से सेट होता है कि हर यूनिट से जो क्वेश्चंस आएँ, उनके जो अंक होंगे, उनका जो वेटेज हो, वो समान रहे। तो इसलिए आपको सभी यूनिट्स के कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे कि आप पूरा पेपर करने में समर्थ हो पाएँ। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे और शॉर्ट आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडिवल पीरियड से जुड़ी हुई जो ये यूनिट है, अगर आप ये यूनिट पूरी तरह से अच्छे से तैयार करते हैं, तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की बहुत अधिक संभावना रहती है, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन इनसे आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा इनसे 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक पीरियड की। जब भी हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे या किसी भी पीरियड की बात करेंगे, तो हमें पहले कुछ टॉपिक्स को ध्यान में लाना चाहिए, जिनके आधार पर हम इन कालखंडों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जो भी शिक्षा प्रणाली हम पढ़ने जा रहे हैं, इन तीनों प्रकरणों से जुड़ी हुई, तो हमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं, आप चाहें तो उन्हें नोट कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कालखंड में, जो इस पर्टिकुलर कालखंड में शिक्षा का अर्थ क्या था, शिक्षा को किस रूप में ग्रहण किया जाता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का संगठन क्या था। इन्हीं बिंदुओं पर आपको पढ़ना है चैप्टर। अपनी किताब में देखिए, अपनी बुक में देखिए और इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करिए। शिक्षा का संगठन क्या था, कितने भागों में विभाजित थी, जैसे प्राथमिक और उच्च तो 2 भागों में विभाजित थी या 3 भागों में विभाजित थी, क्या संगठन था। उसके अलावा शिक्षा जो प्रणाली उस समय चलती थी, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता था, अर्थात उसकी वित्त व्यवस्था क्या थी। इसके साथ हमें अध्ययन करना होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। फिर हम पढ़ेंगे कि उद्देश्य तो थे, जो भी उसके बाद पाठ्यक्रम क्या उपयोग में लाया जाता था, उस समय विद्यार्थियों को पढ़ाया क्या जाता था, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, किन विधियों से पढ़ाए जाते थे, यानी शिक्षण विधि भी आपको पढ़नी है। स्कूल कैसे होते थे, विद्यालय की व्यवस्था कैसे चलती थी। फिर आपको पढ़ना है शिक्षक की स्थिति क्या थी, टीचर कैसा होता था, समाज में उसकी स्थिति क्या थी, शिक्षा व्यवस्था में उसकी भूमिका क्या थी। फिर आपको पढ़ना है कि शिक्षार्थी की भूमिका क्या थी, उसका स्वरूप कैसा होता था, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता था, क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो स्कूल ठीक तरह से रन नहीं कर पाता। तो डिसिप्लिन पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ने होंगे,
जिसे हम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, शिक्षा के अन्य पक्ष कह सकते हैं, कि उसमें वीमेन एजुकेशन आती है। स्त्री शिक्षा उस समय कैसी थी? धार्मिक शिक्षा समाज को बहुत अधिक प्रभावित करती है, वो कैसी थी? व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी? क्योंकि एक जीवन को जीने के लिए एक रोजगार करना पड़ता है, तो उसका उसकी व्यवस्था क्या थी? और जन शिक्षा का स्वरूप क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल की व्यवस्था थी या नहीं थी? क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट आज बहुत ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये था या नहीं था? तो हम तीनों जो ये कालखंडों की शिक्षा पढ़ेंगे, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं वैदिक पीरियड पर। वैदिक पीरियड में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। वैदिक शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या था, ये प्रश्न आ सकता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या थीं, ये प्रश्न आ सकता है। वैदिक शिक्षा के गुण दोषों का विवेचन कीजिए, यह प्रश्न आ सकता है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करिए, ये प्रश्न आ सकता है। देखिए, प्रश्न कोई भी आए, लिखने आपको यही सारे बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर प्रश्न की भाषा को ध्यान में रखते हुए आपको अपने उत्तर को निर्मित करना है। अब कुछ बातें और ध्यान दीजिए, जो मुख्य पॉइंट है उन्हें आप हाईलाइट करेंगे, चाहे आप ब्लैक मार्कर से लिख दें या कैसे लिख दें। जहाँ संभव हो वहाँ आप रेखा चित्र बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री हैंड आप हाथ से उसे बनाएं अगर आप बना पा रहे हैं तो। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिख जाएंगे। चाहे वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं लिखनी हो, यही विशेषताएं हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली के स्वरूप की विवेचना करनी हो तो भी यही बिंदु हैं। गुण दोषों का अगर विवेचन करने को आता है तो इन्हीं बिंदुओं की अच्छाइयाँ क्या थी जिन्हें हम आज के समय में स्वीकार कर पाएंगे। इनमें कमियाँ थी अगर, तो वो क्या कमियाँ थी आपको लिखना होगा। अगर आता है कि मूल्यांकन करिए, तो फिर आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उस शिक्षा व्यवस्था के जो गुण हैं जिन्हें आज के समय में स्वीकार कर सकते हैं, उनका आप विवेचन करते हुए उत्तर लिखेंगे, लेकिन इन्हीं बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे। आप इनकी जो कमियां हैं उन्हें लिखेंगे, लेकिन अच्छाइयों को आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे। फिर से कह देते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आपको उत्तर लिखना है, और अगर हो सके तो लास्ट में एक कंक्लूजन आप अपनी भाषा में लिख दें तो वो अधिक उत्तम रहेगा। ये तो हुई लॉन्ग क्वेश्चन की बात। अब शॉर्ट क्वेश्चन में अंदर से प्रश्न आते हैं और टिप्पणियाँ टाइप अधिक आते हैं। टिप्पणियाँ आती हैं कि इन पे शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि बिंदु क्या है। अब वैदिक शिक्षा जो प्रणाली है उसका जल्दी से एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली है, विश्व के इतिहास की शिक्षा प्रणाली है। इसे अकेले भारतीय शिक्षा का इतिहास कहना नहीं चाहिए, इसे संपूर्ण मानव जाति के शिक्षा के इतिहास का प्राथमिक कालखंड माना जा सकता है। जिस समय अन्य सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उस समय जो आपका वैदिक शिक्षा प्रणाली थी वो सुचारू ढंग से संचालित हो रही थी। खास बात है, कुछ मुख्य पॉइंट हैं इसके जो आप सुन लीजिए तो आप पेपर में लिख पाएंगे कि ये शिक्षा प्रणाली निःशुल्क थी। राज्य का हस्तक्षेप इसमें नहीं था। 2 भागों में विभाजित थी, प्राथमिक तथा उच्च में। और एक और अच्छी बात है कि यह शिक्षा के उस स्वरूप को स्वीकार करती है जो न केवल मनुष्य का लौकिक जीवन सुधारे, बल्कि उसे एक अच्छा मनुष्य बनाते हुए उसका पारलौकिक कल्याण करे। यानी कि उसका भौतिक विकास भी करने वाली थी और आध्यात्मिक विकास भी करने वाली थी। क्योंकि ये बात सारी सभ्यताओं का इतिहास बताता है कि भौतिक विकास कितना भी हो जाए, लेकिन अगर आध्यात्मिक विकास नहीं होता तो मनुष्य जो है वास्तविक संतुष्टि की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो इसी जो हमने आपको बताया, शिक्षा का जो स्वरूप बनाया, अगर हम इसे संस्कृत की एक पंक्ति से परिभाषित करना चाहें, इंगित करना चाहें, तो हम कहेंगे सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति दिलाए, हमें हर बंधन से मुक्ति दिलाए, हमें हमारी हर समस्या से मुक्ति दिलाए, वो विद्या है। चाहे वो समस्या हमारे भौतिक जगत की हो या वो समस्या पारलौकिक जगत से ही जुड़ी क्यों ना हो, हमें अगर शिक्षा वही है जो हमें मुक्ति दिलाती है।
तो विद्या का ये स्वरूप माना जाता था, शिक्षा का ये स्वरूप माना जाता था, और इसी आधार पर शिक्षा के उद्देश्य भी थे। तो शिक्षा के भी सारे उद्देश्य जल्दी से सुन लेते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, और व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, और जब ये आध्यात्मिकता प्रधान शिक्षा थी तो यहाँ आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य भी ज़रूर से ज़रूर आएगा। यानी जीवन के हर पक्ष को स्पर्श करने वाली शिक्षा प्रणाली उस समय प्रचलित थी। एकल अध्यापकीय प्रणाली थी, सिंगल टीचर का सिस्टम था, गुरुकुल पर आधारित थी। जैसे जो स्कूल्स थे वो गुरुकुल थे, सिंगल टीचर सिस्टम था, और गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छे थे, आदर्श थे, प्रभावात्मक अनुशासन था। यानी इसीलिए टीचर को आचार्य कहते थे, जो अपने आचरण से शिक्षा देता है, उसके आचरण मात्र से सीखने को मिलता है। तो ये गुरु शिष्य संबंधों को भी बहुत सुचारू ढंग से संचालित करने वाली शिक्षा प्रणाली थी। खास बात है, स्त्रियों की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। आज हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, उस समय ये मौजूद थी। आज हम निशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, ये भी उस समय मौजूद थी। धार्मिक शिक्षा आध्यात्मिकता से प्रेरित थी। किसी अब उस समय और ये तो कह नहीं सकते कि और अधिक और धर्म वगैरह थे, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से व्यक्ति के अंतरात्मिक विकास को प्रेरित करने वाली थी, और जो व्यवसाय चलते थे उनकी शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। अब आप यहाँ जब उत्तर लिखते हैं तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे स्त्री शिक्षा का अगर आप के बारे में आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद या याज्ञवल्क्य गार्गी के शास्त्रार्थ का उल्लेख करते हुए उत्तर देंगे। इसी तरह और भी आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे गुरु शिष्य संबंधों पर अगर प्रश्न आता है या गुरु शिष्य संबंधों की आप व्याख्या करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो आप धौम्य ऋषि और उनके शिष्य आरुणि का उल्लेख करते हुए उत्तर लिख सकते हैं, और उसे हाईलाइट कर दें, आपका उत्तर प्रभावी बन जाएगा। अब इसके साथ साथ 3 संस्कार भी इस शिक्षा प्रणाली में प्रचलित थे। जो शिक्षा प्रारंभ करने से पहले संस्कार था वो विद्यारंभ संस्कार था। उसके बाद उपनयन संस्कार था, फिर समावर्तन संस्कार जो शिक्षा में समाप्त होने के बाद था। बहुत संभावना होती है एक ना एक संस्कार पूछा ही जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसके अलावा गुरु शिष्य संबंध पूछे जाते हैं, कैसे थे, इस पर भी शॉर्ट नोट आता है। स्त्री शिक्षा पर भी शॉर्ट नोट आता है। अब इसके साथ साथ शिक्षण विधियों पर भी कभी कभी सवाल आता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमने टॉपिक्स बताए, उन पॉइंट्स बताए, उन पर अधिक प्रश्न आने की संभावना है। अब इसी तरह हम बात अगर बौद्ध शिक्षा की करते हैं, बौद्ध शिक्षा के बारे में हम बात करें तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली को भी हम इसी तरह से सारे बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे कि उसमें शिक्षा का अर्थ क्या था, शिक्षा का की वित्त व्यवस्था कैसी थी, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, शिक्षा का संगठन कैसा था, कितने भागों में शिक्षा विभाजित थी, उद्देश्य क्या थे, पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षण विधियाँ क्या थीं, और अनुशासन कैसा था, गुरु शिष्य संबंध कैसा था। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बदलाव बौद्ध शिक्षा आते आते आ चुके थे। जो एकल शिक्षकीय प्रणाली थी वो गुरुकुल के साथ कई शिक्षकों वाली शिक्षा व्यवस्था में बदल गई थी। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों के उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि यह जो शिक्षा प्रणाली है ये केवल और केवल एक अध्यापक के द्वारा संचालित अब नहीं हो रही थी, कई अध्यापक पढ़ाते थे। और एक बात और है, जो चाणक्य का अगर आप जो आचार्य चाणक्य हैं अगर आप उनका इतिहास देखें तो उससे पता चलता है कि उस समय शिक्षा के लिए धन भी लिया जाने लगा था विद्यार्थियों से, उन्हें धन देना होता था। क्योंकि आचार्य चाणक्य का एक उदाहरण मिलता है कि उनके पास धन नहीं था कि वो अपनी फ़ीस दे सकें तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तो उन्हें उसके बदले वहाँ पर टीचिंग करनी पड़ी थी। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है कि अगर विद्यार्थी के पास धन नहीं था लेकिन योग्यता होती थी तो उसे एडमिशन शिक्षा संस्थान में मिल जाता था। स्त्री शिक्षा जो बीच में उत्तर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे अवनति की ओर आने लगी थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में वो पुनः विकसित हुई थी। इसके साथ सामूहिक शिक्षण विधियां प्रयोग में आने लगी थी, और विभिन्न शिल्प, क्योंकि सभ्यता और विकसित हो गई थी तो जो विभिन्न शिल्प थे उस समय प्रचलित
उनकी शिक्षा व्यवस्था की भी बहुत अच्छी व्यवस्था बौद्ध शिक्षा संस्थानों में हो गई थी। इस समय भी दो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बौद्ध शिक्षा के हैं, एक पवज्जा संस्कार और एक उपसंपदा संस्कार। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इसके साथ ही आप से एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है, बौद्ध काल की प्रचलित शिक्षा संस्थाएं जिनमें तक्षशिला और नालंदा खास तौर पर शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी ऐसे ही आएगा कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन कीजिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो इसके उत्तर भी आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे मैंने वैदिक पीरियड के लिए बताए। लेकिन एक प्रश्न अब दोनों को मिलाकर साथ में बनता है कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों की पारस्परिक तुलना कीजिए। तो जो हमने बिंदु मुख्य बताए हैं जिनके आधार पर इन शिक्षा प्रणालियों का आपको अध्ययन करना है, जब आप पढ़ें तो देखते जाएं कि इधर शिक्षा का अर्थ क्या था तो बौद्ध में शिक्षा का अर्थ क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट वैदिक शिक्षा को कहाँ से मिलता था तो बौद्ध शिक्षा को कहाँ से मिलता था, इसमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग में आती थी तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग में आती थी। तो आपको अगर तुलनात्मक रूप से आप पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा, और अगर आपको तुलना का प्रश्न आता है तो आप उसे सरलता से लिख भी पाएंगे। ऐसा ही आपको मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बारे में भी पढ़ना है। ये एक नई शिक्षा प्रणाली थी। बौद्ध और वैदिक शिक्षा प्रणाली में तो बहुत सारी समानताएं थी, लेकिन जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी वो बिल्कुल नई थी, अलग थी, क्योंकि वो विदेशों से जो लोग आए, जो विदेशी आक्रमणकारी आए, जब उन्होंने यहाँ शासन कर लिया तो उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जो कि इस्लाम धर्म पर और कहना चाहिए कि इस्लामिक संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली थी। अब जो गुरुकुल थे या जो विश्वविद्यालय थे, बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, उनका स्थान मकतबों और मदरसों ने ले लिया था। मकतब और मदरसे जो होते थे उनमें पढ़ाई कराई जाती थी, मुख्यतः अरबी फारसी के माध्यम से पढ़ाई कराई जाने लगी थी। वैदिक पेश टाइम की संस्कृत और बौद्ध समय की पाली अब जो थी शिक्षा की भाषाएं नहीं रह गई थी। अरबी और फारसी को शिक्षा की भाषा के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थान मिल गया था। बड़े बड़े मकतब, बड़े बड़े मदरसे अपनी रुचि के अनुसार इस्लामिक शासकों ने बनवाए। और इस समय भी एक रस्म होती थी जो कहना चाहिए कि एजुकेशन शुरू करने के लिए होती थी, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म जिसको बोलते हैं, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होती थी। इस पर भी हमने देखा है कि शॉर्ट नोट काफ़ी आता है, आप इसको भी ध्यान से देखिए। और फिर वही जो सारे बिंदु मैंने बताए, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की वित्त व्यवस्था, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक शिक्षार्थी, अनुशासन, इस और शिक्षा के अन्य पक्ष तक लाकर आपको भी मुस्लिम शिक्षा भी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको पढ़नी है। अब हम यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए दे रहे हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा वो थी जो भौतिक जीवन में व्यक्ति को सफल कराती है, और शिक्षा जो थी वो निःशुल्क थी। मकतब और मदरसे राज्यों द्वारा संचालित होते थे, जहाँ वहाँ से अनुदान आता था, स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाती थी। और वैसा अनुशासन उनके साथ नहीं था जैसा वैदिक और बौद्ध पीरियड में था कि संयमित जीवन जीना है, बल्कि वो पूरी तरह से विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। नवाबों के, बादशाहों की संतानें उसमें आती थीं, या बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे, सामंत होते थे, उनके बच्चे पढ़ते थे, तो वो अच्छी तरह से रहकर जीवन यापन करते थे। और अब बौद्ध वैदिक शिक्षा का जो अनुशासन था, बौद्ध शिक्षा का प्रभावात्मक अनुशासन था, वो अब दमनात्मक अनुशासन था, विद्यार्थियों को कठोर दंड दिया जाता था। स्त्री शिक्षा में भी गिरावट आई, यद्यपि कुछ मदरसे बालिकाओं के लिए थे, लेकिन पूरी जनसंख्या के हिसाब से उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, नहीं थे। व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति हुई, जितने भौतिक वस्तुओं का उपयोग उस समय होता था उससे जुड़ी हुई सारी एजुकेशन व्यवसाय के रूप में दी जाती थी, लेकिन वो ज़्यादातर जो पर्टिकुलर व्यवसाय होता था उसके उस्ताद का ही शागिर्द बनकर सीखना होता था। अब यहाँ भी इम्पॉर्टेंट कौन सा है, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म आप शॉर्ट नोट के हिसाब से तैयार करें। जो उस समय का अनुशासन था उसे भी आप शॉर्ट नोट के हिसाब से तैयार करें, क्योंकि कई बार अलग से पूछा जाता है। कई बार मकतब और मदरसे पर भी शॉर्ट नोट आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जैसा हमने वैदिक पीरियड में बताया, वैसा ही मुस्लिम पीरियड में भी
लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, मुस्लिम शिक्षा की का स्वरूप क्या था, उसके गुण और दोष क्या थे, और मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करिए। और कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि तीनों जो शिक्षा प्रणालियां हैं उनका आप तुलनात्मक अध्ययन करिए या तुलनात्मक विवेचन करिए, उनकी व्याख्या करिए। तो अगर ऐसा आता है तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जब अपना प्रश्न तैयार करेंगे, अपने चैप्टर्स आप तैयार करेंगे, तो आप अच्छी तरह तुलना कर पाएंगे। और फिर हम कहेंगे कि तुलना करते हुए आप याद रखेंगे तो आपकी स्मृति में वो बना भी रहेगा। अब अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख कर पूछ सकते हैं। और समय कम है इसलिए इसी वीडियो में हमने तीनों मुख्य ये टॉपिक लेकर उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं। और जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो अगली यूनिट को स्पष्ट करने वाला होगा। और आपने इसके लिए सुनने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम अपने विद्यार्थियों से कहेंगे अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो उसका शमन वो हमसे व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। नमस्कार।